हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 12th क्लास के होम साइंस का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो 2023 के एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो भी भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB। तो आज का ये पहला यूनिट में हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा यूनिट में भी होम साइंस का क्वेश्चन, जो कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा है, गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं। भाई, गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा, हो सके तो नोटबुक में आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए भाई, क्या कहा है, गृह प्रबंध साधारण शब्दों में प्रबंध एक साधन है। हमारे पास जिस परिस्थिति में जो भी साधन उपलब्ध रहते हैं उसका सर्वोत्तम उपयोग करें, जिससे हमारी इच्छाएं और उद्देश्य पूरा हो सके। परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य परिवार के साधनों के प्रयोग के लिए किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन ही गृह प्रबंध है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, फटाफट आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, गृह विज्ञान का महत्व बताएं। गृह विज्ञान का महत्व इस प्रकार, या गृह विज्ञान का महत्व निम्नलिखित प्रकार हैं। पॉइंट नंबर एक में क्या कहा है दोस्तों, गृह संबंधी कार्यों को समुचित प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त इसमें होता है। पॉइंट नंबर 2, बच्चों एवं पारिवारिक सदस्यों की देखभाल की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन 3 में दिया है, पॉइंट नंबर 3 में देखिए, सिलाई, गृह विज्ञान, गृह वाटिका आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये गृह विज्ञान के महत्व हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। ये क्वेश्चन या तो परिभाषा के रूप में आते हैं या तो टिप्पणी के रूप में आते हैं। हो सकता है ऐसा भी पूछ सकता है, पीयूष ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, या पीयूष ग्रंथियाँ से क्या तात्पर्य है। किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो आप इस आंसर को याद रखिएगा। देखिए भाई, पीयूष ग्रंथियाँ एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। इससे पैदा होने वाला हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ की सक्रियता को उत्तेजित करता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है भाई, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मास्टर ग्रंथि किससे कहते हैं, तो भाई मास्टर ग्रंथि हम लोग पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या कहा है कि पीयूष विकार होने का मतलब है हार्मोन्स का बहुत अधिक या कम हो जाना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा नंबर देखिए क्या कहा है चौथा नंबर में, मासिक धर्म क्या है। मासिक धर्म लड़कियों स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाले लाल रंग का स्राव को कहते हैं। 10 से 15 साल, कितने साल भाई, 10 से 15 साल ऑप्शन में हो सकता है, या 11 से 15 साल भी ऑप्शन में हो सकता है। 10 से 15 साल की आयु की लड़की का अंडाशय हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू करता है। यह अंडा डिंबवाही नली द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। यदि इस डिंब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलन न हो तो स्राव बन जाता है, जो योनि से निष्कासित हो जाता है। इसी स्राव को
मासिक धर्म या रजोधर्म या महावारी कहते हैं। यह महीने में एक बार होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला नंबर है गर्भाशय। गर्भाशय लगभग नाशपाती के आकार के श्लेष्मिक कला और मांसपेशी की बनी एक खोखला थैली है जो श्रेणी के भीतर स्थित रहती है। इसके सामने मूत्राशय और पीछे मलाशय रहता है। गर्भाशय के दाएं और बाएं कोण पर डिंबवाहिनी नली खुलती है। नीचे की ओर की ग्रीवा योनि के मुख में खुलती है। यह इस तरह गर्भाशय में दो छिद्र, एक ऊपर तथा एक नीचे होता है। गर्भाशय में ही निषेचित डिंब का विकास होता है। ये गर्भाशय का टिप्पणी था या परिभाषा बोले। आप लोग स्क्रीनशॉट्स को लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्या है। अगला है भाई सुपोषण। क्या है? सुपोषण। अर्थात सुपोषण किसे कहते हैं हम लोग कर सकते हैं, या सुपोषण से क्या तात्पर्य है, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसका आंसर देखिए यहाँ पे है सुपोषण। जब भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं तो ऐसी स्थिति को सुपोषण या उत्तम पोषण की स्थिति कहते हैं। उत्तम पोषण द्वारा ही व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य ग्रहण को करते हैं, यानी स्वास्थ्य जो रहता है उसका शरीर जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। किसके कारण भाई? सुपोषण के कारण। सुपोषण को हम लोग क्या कहते हैं? सुपोषण को हम लोग उत्तम पोषण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 7, कुपोषण। कुपोषण किसे कहते हैं, या कुपोषण से क्या तात्पर्य है, या कुपोषण से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहेगा सबका आंसर एक ही होता है, कुपोषण का शाब्दिक अर्थ है अव्यवस्थित पोषण, यानी व्यवस्थित पोषण नहीं होता है, अर्थात अव्यवस्थित पोषण होता है। जब मनुष्य को इसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं या आवश्यक से अधिक मिलते हैं तो उसे कुपोषण कहते हैं। यानी पोषक तत्व पूरा नहीं भी मिलते हैं इस कारण से भी, या आवश्यकता से ज़्यादा मिल जाते हैं इस कारण से भी कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुपोषण के कारण मनुष्य के शरीर की वृद्धि, विकास एवं कार्य पर कुप्रभाव पड़ता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जो भी भाई बहन अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे YouTube चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB, तो आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को इस प्रकार की वीडियो बहुत जल्द अच्छी ही मात्रा में प्राप्त होने वाली है। तो चलिए दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन है पूर्ण पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं। देखिए इस प्रकार का क्या आंसर होता है। तो हम लोग पूर्ण पोषक तत्व को पहले कर लेंगे। शरीर द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन, और सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं शरीर द्वारा छोटी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व जैसे विटामिन तथा खनिज लवण। देखिए पूर्ण पोषक तत्व में क्या होता है भाई, ये शरीर द्वारा जो है बड़ी मात्रा में, याद रखिएगा, पूर्ण में पूरा में बड़ा होता है, और सूक्ष्म अर्थात छोटा भाई, छोटा सूक्ष्मदर्शी, छोटा चीज़ों को यानी बड़ी करके देखते हैं जो सूक्ष्मदर्शी, यानी सूक्ष्म मतलब छोटा, लघु यानी छोटा भाई, ये विटामिन और खनिज होता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट एवं वसा तथा प्रोटीन की मात्रा पूर्ण में होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए।
मेरे ख्याल से तो गृह विज्ञान भाई लोग तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बहन लोग ज़रूर पढ़ते हैं। तो सभी बहनों से मेरा आग्रह है हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अति पोषण से क्या समझते हैं? अत्यधिक आहार ग्रहण करने की पोषण की वह अवस्था है जिसमें मोटापा हो जाता है, उच्च रक्तचाप, पथरी तथा हृदय संबंधी अन्य रोग हो जाते हैं, अति पोषण कहलाते हैं। यहाँ तक कि आयोडीन व लोहा तत्व अधिक मात्रा में लेने से एक शोपथेलीमिया तथा हाइपरसाइथीमिया हो जाता है। अति पोषण के निम्नलिखित कारण हैं। पॉइंट नंबर 1, अधिक भोजन ग्रहण करना। पॉइंट नंबर 2, उच्च आर्थिक स्तर। पॉइंट नंबर 3, खाने की त्रुटिपूर्ण आदतों का होना। ठीक है, ये अति पोषण होते हैं। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी बहन लोग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 10वां नंबर है 9 नंबर के बाद। देखिए भाई क्रेच क्या है? क्रेच में बच्चों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था होती है। क्रेच एक ऐसी सुरक्षित स्थान है जहां बच्चे की सही देखभाल में तब तक छोड़ा जा सकता है जब तक माता पिता काम में व्यस्त रहते हैं। क्रेच में 3 वर्ष तक के बच्चे को रखा जाता है, इसी को हम लोग क्रेच कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसीलिए शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, और जब दीर्घ उत्तरीय आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप लोग उस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए भाई 11वां नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छे क्रेच की 4 सुविधाएं क्या है? तो भाई एक अच्छे क्रेच की 4 सुविधाएं निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1, यह बच्चों को सुनिश्चित समय तथा तापमान पर दूध तथा आहार प्रदान करते हैं। पॉइंट नंबर 2, यह बच्चों को मेज पर बैठकर खाने के तरीके को सिखाते हैं। पॉइंट नंबर 3, यह प्रत्येक छोटे बच्चे को चारपाई प्रदान करते हैं। पॉइंट नंबर 4, यह बच्चों को साफ तथा सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। देखिए भाई 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गर्भवती माता किसे कहते हैं? गर्भवती माता से क्या तात्पर्य है, या गर्भवती माता की टिप्पणी लिखे, या गर्भवती माता का परिभाषित करें, यानी गर्भवती माता को परिभाषित करें। तो भाई ये सभी का आंसर हम लोग देखिए किस प्रकार देंगे, जब बच्चा महिला के गर्भ में रहता है। भाई जब गर्भ में रहेगा तभी तो गर्भवती माता कहलाएगा। तो जब बच्चा महिला के गर्भ में रहता है तो उसे गर्भवती माता कहते हैं। इस समय इसे विशेष देखभाल, पोषण, आराम, हल्का व्यायाम तथा चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता होती है। साधारण अवस्था की तुलना में इस समय 300 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई कोलेस्ट्रम क्या होता है, या कोलेस्ट्रम से क्या तात्पर्य है, या कोलेस्ट्रम से क्या समझते हैं? देखिए इस प्रकार की क्वेश्चन का आंसर कहाँ कैसे होता है। तो कोलेस्ट्रम माता का प्रथम दूध है जो शिशु के लिए अमृत के समान होता है। यह शिशु को विभिन्न रोगों से सुरक्षित एवं रोगों प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स की मात्रा दूध की अपेक्षा अधिक होती है, जो शिशु को विभिन्न सूक्ष्म जीवाणुओं विषाणुओं के संक्रमण से बचाता है तथा रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए कोलेस्ट्रम में जो पीला रंग का दूध होता है वो बच्चे को जो है जीवाणु और विषाणु से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी के साथ हम लोग चलते हैं 14 नंबर में। देखिए भाई 14 नंबर है स्तनाय मोचन। तो स्तनाय मोचन का अर्थ है बच्चे को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य भोजन पदार्थ से परिचित कराना। शिशु माता के दूध पर पूर्णतया निर्भर रहता है,
इस अवस्था में उसे अन्य ठोस तथा अर्धठोस एवं पाचक भोज्य पदार्थ खिलाए जाते हैं, जिससे वह धीरे धीरे माता के दूध पीना बंद कर देते हैं। यही जो है अस्तनयी मोचन कहलाता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट इसको। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, स्तनपान क्यों जरूरी है? शिशुओं के लिए निम्नलिखित कारणों के कारण माँ का स्तनपान जरूरी है। पॉइंट नंबर ए, माँ के दूध में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। पॉइंट नंबर 2, माँ के दूध शुद्ध, स्वच्छ तथा प्रतिद्रव्य युक्त होंगे या भाई युक्त होने के साथ साथ रोगाणुओं की प्रतिकारकता होती है। तो इसमें देखिए टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक किए हैं। मैं राहुल जी से कहूँगा कि आप थोड़ा टाइपिंग को सुधारें, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसका पॉइंट नंबर 2 ही तक दिया गया था। तो पॉइंट नंबर तो 6-7 होते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको लॉन्ग में बता दूंगा। देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्तनपान के 4 लाभ लिखें। स्तनपान के 4 लाभ निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, माता के दूध लैक्टो एल बयोयमीन नामक प्रोटीन होता है, जो कैसीन की अपेक्षा अधिक सुपाच्य होता है। पॉइंट नंबर 2, माता के दूध में बाह्य कीटाणुओं के प्रवेश की कोई गुंजाइश नहीं होती है। भाई माता का दूध तो ढका होता है चारों बगल से, उसमें तो बाहर का कीटाणु प्रवेश करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3, कोलेस्ट्रम अर्थात माता के स्तन से निकला पहला दूध में एंटीबॉडी होता है, जो प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। जो पीला रंग का जो दूध होता है ना, वह जो है बच्चे को एंटीबॉडी के रूप में मिलता है, जो बच्चे को जो है अनेक जीवाणुओं और विषाणुओं से लड़ने में क्षमता प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, माता का दूध सामान्य तापक्रम पर उपलब्ध होता है। इसे ना तो गर्म करने की ज़रूरत है और ना ही ठंडा करने की ज़रूरत है। बच्चे जो माँ का दूध को पीते हैं और माँ का जो दूध होता है उसको गर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है भाई, उसे ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे को सामान्य तापक्रम में यह उपलब्ध होता है। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वैकल्पिक शिशु पालन का क्या अर्थ है? देखिए माता पिता अथवा माता की अनुपस्थिति में बच्चे की मूल ज़रूरतों को पूरा करने की उसकी देखभाल करना, उसकी देखभाल या पालन की सुविधा घर में अर्थात घर में भाई बहन या संबंधियों द्वारा व घर के बाहर क्रेच वो डे केयर, ठीक है, दोनों जगह पर प्राप्त हो सकता है। इसी को हम लोग वैकल्पिक शिशु पालन का अर्थ कहते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं सभी बहनों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी मोबाइल आपके घर में माता पिता के हैं सभी से हमारे सब्सक्राइब को बढ़ाएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना सकूं। नहीं तो सब्सक्राइब अगर मेरा रुका रहेगा तो मैं वीडियो बनाने में असमर्थ रहूँगा। इससे आगे मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। तो चलिए इसी के साथ 18 नंबर क्वेश्चन, गर्भवती स्त्रियों को भोजन में लोहा होना क्यों अनिवार्य है? देखिए गर्भवती स्त्रियों को भोजन में लोहा का होना अनिवार्य। गर्भवती स्त्रियों को भोजन में लोहा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। 9वें महीने के अंत तक भ्रूण में 100 मिलीग्राम से 150 मिलीग्राम लोहा होता है और नाभि नाल में 150 मिलीग्राम लोहा तत्व होता है। इसीलिए गर्भवती स्त्रियों को भोजन में लोहे का होना अनिवार्य होता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसमें आगे क्या कहा है? इसीलिए गर्भवती स्त्रियों को प्रतिदिन 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम लोहा तत्व लेना चाहिए और हरी सब्जी, यकृत और गोश्त में लोहा तत्व की अधिक मात्रा होती है। यह पालक, मटर या सेम, गेहूं, अंडा,
खमीर, दालें, लाल चौलाई, शलजम के पत्ते, हल्दी, हींग, राई, गुड़, फूल, चने के साग में उपस्थित होते हैं। लोहा की मात्रा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? खाद्य पदार्थों को खरीदते समय आप किन किन बातों पर ध्यान देंगी? देखिए, खाद्य पदार्थ को खरीदते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, मिलावट नहीं रहने हेतु खरीदारी विश्वसनीय दुकानों से ही खरीदनी चाहिए। जहाँ पे आपको विश्वास है कि हमें ये सामान अच्छे देंगे, वहीं से आपको जो है खाद्य पदार्थ को खरीदना चाहिए। देखिए, इसी के साथ दूसरा नंबर पॉइंट में क्या कहा है? दूसरा नंबर पॉइंट में कहा है कि खरीदारी करते समय अपने एवं दूसरे के अनुभवों का फायदा उठाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है, ISI एग्रमार्क या FPO मार्क वाले मानक खाद्य पदार्थ ही खरीदने चाहिए, क्योंकि इसकी शुद्धता की गारंटी होती है। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की वैकल्पिक देखभाल की आवश्यकता क्यों होती है? बच्चों की वैकल्पिक देखभाल की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। पॉइंट नंबर 1, माता पिता में से किसी की मृत्यु हो जाने पर। पॉइंट नंबर 2, छोटे एकांकी परिवार होने पर। पॉइंट नंबर 3, माता का घर से बाहर काम करने जाने पर। पॉइंट नंबर 4, वैवाहिक संबंध टूटने के कारण। इसी कारण से जो है बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।